हे गाइस, वन पीस एनिमे के मरीन फोर्ड आर्क के सेकंड एपिसोड को हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ईस के फादर का नाम रिवील करके, और सबको पता चल जाता है कि जो ईस का फादर है वो पायरेट किंग था। और ये सुन के पूरी वर्ल्ड जो होती है वो शॉक हो जाती है। वहाँ के मरीन ऑफिसर्स, वॉरलॉर्ड्स और साबाओडी में जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं ईस के एग्जीक्यूशन को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे ना शॉक हो जाते हैं। फिर हम साबाओडी को देखते हैं जहाँ पर रिपोर्टर्स और लोग ना आपस में बात करने लगते हैं, सब अपने अपनी राय देते हैं। एक बंदा उनमें से बोलता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि रॉजर का भी कोई बेटा है। और वहाँ पर एक लड़की होती है, वो बोलती है मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि इन्होंने इसको पकड़ लिया, मतलब ईस को पकड़ लिया, क्योंकि इसके फादर अगर किंग ऑफ द पायरेट थे तो ये भी उन्हीं के जैसा ही होगा और बहुत ज़्यादा बुरा होगा। फिर वहाँ पर एक बंदा बोलता है इसके ब्लड में ना फायर फिस्ट की पावर है, इसका मतलब शायद इसके पास वन पीस भी हो। वहाँ पर एक और बंदा होता है, वो बोलता है अगर फायर फिस्ट ईस मारा जाएगा ये ज़्यादा बेटर होगा। फिर हम मरीन फोर्ड को देखते हैं और यहाँ पर मरीन्स और वॉरलॉर्ड्स भी अपने अपने है ना बातें करने लगते हैं, क्योंकि सारे के सारे शौक में पड़े रहते हैं ना, और किसी को पता भी नहीं रहता कि कोई रॉजर का जो ब्लड लाइन है वो अभी भी बचा हुआ है। फिर हम देखते हैं जो बोआ हैनकॉक होती है वो बोलने लगती है कि इसका मतलब जो लूफी है ईस उसका रियल ब्रदर नहीं है। और गेको मोरिया बोलता है ये तो एक मिरेकल है कि रॉजर का जो बेटा है वो अभी भी अलाइव है, क्योंकि उस टाइम पे रॉजर से जितने भी लोग कनेक्टेड थे उन सबको ना एग्जीक्यूट कर दिया गया था। फिर हम कोबी को देखते हैं, वो भी शौक में रहता है और बोलता है मुझे लगा था कि ईस अगर लूफी का भाई है तो इसके जो फादर है वो भी ड्रैगन होंगे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रॉजर जेल में होता है और गार्प को बोलता है कि क्या तुम बिलीव कर सकते हो मुझे एक बेबी होने वाला है। तो रॉजर उसके बाद बोलता है कि मैं अनफॉर्चुनेटली उस बेबी के पास नहीं रहूंगा जब वो जन्म होने वाला होगा। उसके बाद गार्प बोलता है ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं एक मरीन हूँ और अगर किसी को पता चला कि उसकी माँ जो है, मतलब उस बच्चे की माँ तुमसे रिलेट करती है, तो उसको भी और उसके बच्चे को भी दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। फिर रोजर बोलता है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो गवर्नमेंट है मेरे मरने के बाद है ना वो मेरे सारे ठिकानों को ढूंढेगी। अगर उनको पता चला कि मेरा कोई बच्चा है या बीबी है तो उनको वो ढूंढ के मार देंगे, पर वो लोग है ना उस बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। और फिर रोजर बोलता है गार्प हम दोनों के बीच दर्जनों बार लड़ाई हुई है, हम दोनों ने कई बार एक दूसरे को मारने का ट्राई करा है, इसलिए मैं तुम पर है ना ट्रस्ट करता हूँ जैसे मैं अपने दोस्तों पर करता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करोगे मेरे मरने के बाद, और ये मैं पक्का श्योर हूँ। और मेरे बाद है ना मेरे बच्चे का ध्यान रखना। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो नेवी है वो रोजर के होने वाले बेटे के बारे में सब पता करने लगती है और उसकी तलाश करने लगती है और उसके मदर की भी। तो वो सारे के सारे आइलैंड्स को ढूंढने लगती है जहाँ पर रोजर है ना रह चुका था और जो उसके ठिकाने थे। तो उनमें से हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर रोजर के बेबी की तलाश की जा रही थी। वहाँ पर दो मरीन सोल्जर्स होते हैं, एक जूनियर होता है और एक सीनियर होता है। जो सीनियर होता है वो जूनियर से पूछता है कि क्या ये वही आइलैंड है, तुम श्योर हो? तो जूनियर वाला बोलता है कि यहाँ पर रोजर को ना बहुत बार देखा गया है और रोजर यहाँ पर आकर ना नॉर्मल लोग जैसा रहने लगता था और एक पायरेट ना होने का प्रिटेंड करता था। तो फिर जो जूनियर सोल्जर होता है वो है ना पूछता है कि अगर उसका कोई बेटा हुआ तो सीनियर सोल्जर बोलता है वैसे भी रोजर का एरा अब खत्म हो चुका है, अगर उसका कोई ब्लड लाइन या बेटा वगैरह कुछ भी होगा तो उसको भी उसके साथ ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर नेवी सोल्जर ऑर्डर देता है कि उन सारे बच्चों को ढूंढो जो कि रोजर के है ना जेल जाने के 10 महीने के बाद पैदा हुए हैं, और उन सारे मदर्स को मार दो जिन पर तुम्हें शक होता है। मतलब यहाँ पर है ना उन सारे बच्चों को भी मार दिया जा रहा है और मदर्स को भी मार दिया जा रहा है जिन पर शक हो रहा है कि ये शायद है ना रोजर के भी बेटे हो सकते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई इंसान हो सकता है। उसके बाद एक नेवी सोल्जर जो होता है वो रिपोर्ट लेकर आता है और बोलता है इस महीने बस 5 न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नेवी है उनको एक वुमेन और उसके हस्बैंड पर शक हो जाता है और उनको ऐसा लगता है कि ना ये उसका नकली पति है। तो उस वुमेन को ना वो जबरदस्ती ले जाते हैं और उसके पति को मारते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर ये क्लियर हुई टेस्ट में, उनकी जांच होती है, अगर ये क्लियर हुई तो इसे वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पर मतलब हर चीज रफली किया जा रहा होता है, मतलब जबरदस्ती किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसकी मदर को जो कि है ना उसी आइलैंड पर रह रही होती है जिस पर सर्चिंग चल रही होती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता। उसके बाद हम देखते हैं जो नेवी है वो कंटिन्यूसली उस आइलैंड के ना हर एक मदर्स और उनके बच्चों को ना जांच कर रही होती है और काफ़ी टाइम हो चुका होता है। फिर एक मरीन बोलता है कि अब इस आइलैंड में ना कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है, हमने सबका जाँच कर लिया है और अब है ना रोजर के भी जेल गए हुए ना 10 महीने हो चुके हैं और उसका एग्जीक्यूशन भी हो चुका है और शायद उसका कोई बच्चा नहीं है। तो वो बोलता है अब शायद है ना रोजर का एरा खत्म हो चुका है। अब हम गार्प को देखते हैं जो कि ईस के मदर के पास जाता है उस आइलैंड पर। जो ईस को
जन्म देने वाली होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली इसको जन्म दे चुकी है उसकी मदर, और जो इसकी मदर होती है वो बोलती है अगर ये लड़की पे होती तो इसका नाम आन होता, और अगर ये लड़का होता तो इसका नाम ईस, और ये नाम है ना इसके फादर ने चूज़ किया था, और तो इसका नाम होगा गोल्डी ईस। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर है ना इसकी मदर की डेथ हो जाती है और गार्प इसको लेकर चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि गार्प है ना इसको दिदन के पास लेके जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें इसको पालना पड़ेगा। तो दिदन उससे पूछती है ये किसका बच्चा है, गार्प उसको कुछ बताता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, गार्प जो होता है वो लूफी को है ना ईस और दिदन के पास लेके जाता है और लूफी को समझा रहा होता है तुम्हें अब इनके साथ रहना होगा, तो तुम कोई शरारत मत करना और इनके साथ अच्छे से रहना। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ईस एक प्रिजन में होता है और गार्प उससे बात कर रहा होता है। तो ईस बोलता है लूफी और मेरे ब्लड में दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स का खून बहता है। मैंने पुर्तगीज अपनी माँ के नाम से लिया जो मुझे बहुत पसंद है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी भी हूँ, और मैं कभी नहीं चाहता था कि जो मेरे फादर हैं उनका ब्लड मेरे लिए अच्छा हो। फिर वो गार्प को बोलता है ओल्ड मैन मैं अपने फादर बस व्हाइट बियर्ड को मानता हूँ जो मेरे लिए रियल फादर है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और सेनगोकू बोलता है ईस को कि तुमने तो अपने माँ का नाम यूज करके समुद्र में सेल करने के लिए निकले और उसके बाद तुमने एक पायरेट क्रू भी बनाया स्पेड पायरेट्स के नाम से, और तुमने बहुत ज्यादा कारनामे किए, अपने पावर का यूज करा, स्पीड दिखाया, जिसके कारण तुम हमारे नोटिस में आए और हमें पता चला कि जो रोजर का ब्लड है वो अभी भी है ना वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फ्लो कर रहा है। और साथ ही सेम टाइम पर तुम्हें व्हाइट बियर्ड ने भी नोटिस कर लिया था। तुम्हें अगला पायरेट किंग बनाने के लिए व्हाइट बियर्ड ने अपने राइवल के बेटे को अपने शिप पर आने दिया। तो यहाँ पर इस बात को इनकार करता है और सेनगोकू को बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं व्हाइट बियर्ड के शिप पर अपनी मर्जी से गया था और उनको है ना पायरेट किंग बनाने के लिए। फिर सेनगोकू बोलता है तुम्हारी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा, बस तुम्हारे अलावा तुम व्हाइट बियर्ड में शामिल हो गए इसलिए तुम्हें पकड़ना और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि जो व्हाइट बियर्ड था वो खुद तुम्हें प्रोटेक्शन देता था और अगर हमने तुम्हें अभी छोड़ दिया तो तुम आगे चल के अपनी सारी एबिलिटीज का यूज करके पक्का पायरेट किंग बन जाओगे। तो तुम्हें है ना एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेशक हमें ना व्हाइट बियर्ड से वॉर करना पड़े। और उसी टाइम एक नेवी सोल्जर आके ना अपने सेनगोकू को बोलता है कि सर मेरे पास एक रिपोर्ट है, जो गेट ऑफ जस्टिस है ना वो खुद ब खुद अपने आप खुल रहा है और किसी ने ऑर्डर भी नहीं दिया है, और साथ ही हम कंट्रोल रूम में ना ट्राई कर रहे हैं बात करने का, लेकिन उनसे भी हम कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद हम गेट ऑफ जस्टिस को देखते हैं और साथ ही अपने लूफी को भी और उनके साथ जो पायरेट्स और क्रिमिनल्स होते हैं वो भी, तो वो सब ट्राई कर रहे होते हैं गेट ऑफ जस्टिस को खोलना कैसे है। लेकिन जब वो देखते हैं कि गेट ऑफ जस्टिस अपने आप खुल रहा है तो वो भी शौक में हो जाते हैं और जिनबे बोलता है कि अंदर चल क्या रहा है और ये गेट अपने आप कैसे खुल रहा है। फिर हमें 2 पायरेट्स दिखाई देते हैं जो कि बोलते हैं लेट्स डू इट, और उसके बाद जो सी होता है मरीन फोर्ड का आगे वहाँ पर है ना एक धुंध छाने लग जाती है कोहरा जैसा। फिर है ना उसके कोहरे के अंदर से ना कुछ शिप है ना अपैर होने लग जाते हैं। फिर हमें पता चलता है ये जो शिप्स है ये पायरेट्स की शिप्स हैं। उसके बाद जो नेवी है ना वो अपने अफसर्स को ना ऑर्डर देती है कि जो उनके बैटल स्टेशंस हैं उनको रेडी करो, मतलब जो कैनन वगैरह उन्होंने फिट कर रखा था उनको रेडी करो। और उसके बाद सेनगोकू बोलता है ये सडनली कहाँ से अपैर होने लग गए और ये अंदर कैसा है मरीन फोर्ड के अंदर। फिर हम देखते हैं बहुत सारे पायरेट शिप्स जो है वो बिल्कुल मरीन फोर्ड के मुंह पे आ चुके हैं, जो नेवी HQ है उसके मुंह पे आ चुके हैं। और जो नेवी के शिप्स थे जो बाहर लगे थे जिन्होंने मरीन फोर्ड को घेर रखा था चारों तरफ से, बिल्कुल उसके करीब है, लेकिन वहाँ पर जो व्हाइट बियर्ड है उसका शिप दिख नहीं रहा, ना ही उसके जो कमांडर्स थे वो दिखाई दे रहे हैं। ये सब सोच में पड़ जाते हैं कि इनके कमांडर्स और व्हाइट बियर्ड की शिप कहाँ पर है, और ये जो जितनी भी शिप है ये सब उनके एलाइज की है और ये 43 शिप्स हैं। फिर इस बोलता है मुझे नहीं पता था कि ये सारे के सारे मेरे को बचाने आएंगे। और वहाँ पे जो मरीन्स होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ये सब आ चुके हैं, मतलब उनके एलाइज आ चुके हैं, तो जो व्हाइट बियर्ड है वो भी कहीं आसपास ही होगा, पूरे शिप पर है ना नजर गड़ा के रखो और सी पर भी। फिर हम देखते हैं जो मरीन फोर्ड के अंदर कुछ समुद्र का हिस्सा होता है ना उसके अंदर से बबल आने लग जाते हैं ऊपर की तरफ। तो ये जो बड़े लेवल के मरीन्स होते हैं जैसे एडमिरल्स वगैरह वो सब नोटिस करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, जैसे फवारा निकलता है ना पानी से वैसे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। तो ये देख के गार्प समझ जाता है, उसके पास जो नेवी की सोल्जर खड़ी होती है उसे बोलता है कि हमने जहाँ से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये वहीं से बाहर आने वाले हैं। सेनगोकू ये समझ जाता है और बोलता है कि अब मैं समझ गया ये कैसे आए, इन्होंने अपने शिप को कोटेड कर रखा था और उसके बाद ये अंडर वाटर आए हैं, समुद्र के अंदर से आए हैं। फिर हम देखते हैं कि जायंट एक्सप्लोजन होता है वाटर के अंदर और एक बड़ी सी शिप है ना उड़ते हुए बाहर आती है जो कि एक बबल कोटेड होती है। जैसे हमने देखा होगा सावाओडी में जो बबल्स हैं उससे शिप को कोटेड किया जा सकता है जिससे वो पानी के अंदर चले, समुद्र के अंदर चले, ठीक है। तो वो जो शिप होता है वो बाहर आता है और वो व्हाइट बियर्ड का शिप होता है जिसका नाम मोबी डिक होता है। और ये देख कर ना सारे के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि वो शिप की जो एंट्री होती है वो जेन्युइन होती है। फिर ये जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़।